ठीक. Okay, so very good evening to all the participants. We welcome scientist Dr. Nawaz Ali from Birbal Sahani Institute of Paleosciences. Sir has multidisciplinary expertise in the field of geology, but the fascinating thing, what I like, मुझे जो अच्छा लगता है, sir is working in glacial terrain, Ladakh and Himalayan glacier पे sir का बहुत अच्छा काम है. हाँ जी, And हाँ जी. sir, I welcome to the PhD coursework 2025 of our university. And sir will be talking on the quality of research. And I request every student to kindly concentrate on the lecture, listen very carefully, और जब भी आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिले एंड ऑफ द लेक्चर और कभी भी यू मे डिस्कस. थैंक यू सो मच नवाज भाई, एंड यू ओके मे सर. स्टार्ट. ओके. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. नमस्कार, आदाब. अ, जैसे कि गौरव सर ने डायरेक्शंस दिए हैं, मोस्टली आई विल कवर माय लेक्चर इन हिंदी. तो अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी कहीं पर रोकना हो, जो भी आपका सवाल होगा, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वालिटी रिसर्च. क्वालिटी रिसर्च फॉर यंग रिसर्चर्स. क्या क्या प्रैक्टिसेस हमें करने चाहिए, कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम हमें उठाना चाहिए, उस रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे हम एथिकली कंप्लीट करें और विद इन एक टाइम स्पैन उसको खत्म करें. जब हम पीएचडी की बात करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है जब हम एक अपने आप को एक, पीएचडी खाली एक डिग्री नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है जो डिसिप्लिन सिखाती है. डेडलाइंस को कैसे कवर करना है, मीट करना है, विद इन एक टाइम फ्रेम हमें कैसे पूरा काम को करना है, ये सब कुछ सिखाता है. तो मैंने यहाँ बैकग्राउंड में एक पिक्चर लगाई है, ये साउथ ईस्ट तमिलनाडु की है. इसमें मैंने बहुत सारी जगह मार्क की है. जैसे एक ही एरिया में बहुत सारे रिसर्च प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनको हम टेकअप कर सकते हैं. तो ये रिसर्च प्रॉब्लम जब हम टेकअप करते हैं, मेरा अपना मानना है कि हमें जो कोई प्रॉब्लम फैसिनेटिंग लगता है उसके साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है और उसमें हम एक्सेल ज्यादा करते हैं. तो पहला चीज होता है, जब भी हम कोई रिसर्च टॉपिक चूज करते हैं, वो हमें फैसिनेटिंग लगना चाहिए, मजा आना चाहिए वो करने में. जैसे ये कोरकाई का बीच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं. यहाँ सैंड ड्यून्स भी हैं जिनका कलर रेड है. ये कब फॉर्म हुए, कैसे फॉर्म हुए, एक सवाल हो सकता है. यहाँ पर ये हमारे पास जो ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ वाटर बॉडीज है. इन वाटर बॉडीज में सेडिमेंट जमा हुआ है. वो सेडिमेंट कब जमा हुआ, क्या वो सेडिमेंट कोई सिग्नल पकड़ते हैं पोल्यूशन की, जो आजकल हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं अपने देश में. यहाँ पर पास्ट के कुछ हमें ट्रेसेस मिलते हैं जो शो करते हैं कि यहाँ प्री हिस्टोरिक टाइम या हिस्टोरिक टाइम में कुछ पोर्ट्स थे. तो वो पोर्ट्स कब बने, उन पोर्ट्स में क्या हमें आर्कियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कुछ मिलता है. तो मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोचेस होते हैं, एक एरिया को हम जानने के लिए यूज कर सकते हैं. तो क्वालिटी रिसर्च, इस पर मेरा आज पूरा ये प्रेजेंटेशन रहेगा. लेकिन मेरे प्रेजेंटेशन का जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा कि आप लोगों को हम बता दें क्वालिटी रिसर्च क्या होता है, रिसर्च में हमें ट्रांसपेरेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्यों जरूरत होती है, रिसर्च प्लानिंग कैसे कर सकते हैं हम, डेटा जो हम जनरेट करते हैं उसको हम कैसे अब आम लोगों के पास पहुंचाए कि खाली हम ना उसका यूज कर सकें और लोग भी यूज कर सकें. और एथिक्स क्या होते हैं, एथिकल कंसिडरेशंस क्या होते हैं रिसर्च में, टूल्स एंड टेक्निक्स क्या यूज करने चाहिए, और लास्ट में क्या कंक्लूजन, हम टेक होम मैसेज क्या होगा. तो पहली बात हमारी है, रिसर्च क्या है. किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने का हमारे पास जब कोई कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को हम डेटा या किसी हाइपोथेसिस से प्रूव करें, उसको हम रिसर्च बोलते हैं. उसमें कोई भी तरह का साइंस आ सकता है, वो नेचुरल साइंस हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकते हैं. तो किसी भी प्रॉब्लम को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर हमें ये होता है कि अब हम इसको रिजॉल्व कैसे करें. तो रिजॉल्व करने के लिए जो भी हम डेटा यूज करते हैं और उसके बाद हम जो रिकमेंडेशंस देते हैं, वो एक अच्छा रिसर्च कहलाता है. ठीक है. तो अगर हम क्वालिटी रिसर्च की बात करें, जैसे जियो साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, सोशल साइंस में है, इसमें एक चीज का हमें ध्यान देना होता है पहले,
कि हम ऐसा कोई एरिया उठाए जिसमें कोई ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम हो जिससे सोसाइटी का बेनिफिट हो या कंट्री का डेवलपमेंट हो, या कोई नए एवेन्यूज हम उससे टारगेट करें। क्योंकि हम लोग जब भी देखते हैं कोई भी क्वालिटी रिसर्च जो है वो सोसाइटीज को, सिविलाइजेशंस को चेंज करता है। अगर आप प्रेजेंट डे में लेंगे, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं दुनिया में, उनका अगर आप रिसर्च देखेंगे, और जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनका रिसर्च देखेंगे, तो आपको एक फर्क महसूस होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज में रिसर्च बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है, इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज, या जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं। तो रिसर्च का योगदान जो है वो सोसाइटी, कंट्री, पर्सनल, सारे ग्रोथ इसी पर डिपेंड करते हैं। रिसर्च अच्छी है, उस कंट्री का ग्रोथ अच्छा है, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा बन जाता है, सब चीजें उसमें आ जाती हैं। अब क्वालिटी रिसर्च मैंने आपको जैसे बताया, ये किसी भी कंट्री के, किसी भी सिविलाइजेशन के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी कंट्री में आए, जैसे हमारे पास यहाँ बोला जाता है कि हड़प्पन कल्चर जो था वो बहुत ही विकसित था, और जब हम आर्कियोलॉजिकल डेटा पर जाते हैं हम देखते हैं कि वो साइंस में काफी एडवांस थे। हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उनका अपना नेटवर्क था। तो उस टाइम पीरियड में भी उनकी ग्रोथ के पीछे, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स के पीछे रिसर्च का बहुत योगदान था। और अगर हम प्रेजेंट डे में देखें तो रिसर्च क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जितना भी साइंटिफिक पॉलिसी मेकिंग होता है, गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेते हैं, हजार्ड्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है, उसमें रिसर्च का योगदान सबसे ज्यादा होता है। तो रिसर्च में हमें क्या क्या करना है? हमें लॉन्ग टर्म डेटा भी देखना है कि पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में हमारा क्या हो रहा है, और फ्यूचर में क्या होगा, वो भी हमें रिसर्च के थ्रू पता करना है, पता करना चाहिए। लेकिन वो एक साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी के साथ होना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं उसको हम प्रूव करने में सक्षम है, और उस सक्षमता की वजह से जो सोसाइटी का होता है, जो लोगों का विश्वास होता है साइंटिस्टों पर, वो ज्यादा होता है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि रिसर्च का, अगर हम हिमालय के कॉन्टेक्स्ट में कहें कि हिमालय में क्लाइमेट चेंज का जो कंसेप्ट है वो 2000, पिछले 2 या 2.5 दशक की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि एक फिनोमिनल ग्रोथ है। ऐसे रिसर्च नए नए आ रहे हैं जिनसे हमें नई नई चीजें पता चल रही हैं। अब इसमें योगदान कहाँ है? अगर आप इस वाले ग्राफ को देखेंगे, आप देखेंगे हिमालय, तिब्बत, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रिसर्च एक्सल हुआ है। और अगर आप कंट्रीज देखेंगे कितने इन्वॉल्व है, इंडिया है, चाइना है, यूएस है, सारी कंट्रीज आके हमारे हिमालय पर रिसर्च करती हैं। दैट मीन्स कि हमारे हिमालय में बहुत स्कोप है रिसर्च का। चाहे वो हमारे जो वहाँ पर रॉक फॉर्मेशंस है उनके बारे में पता करना हो, चाहे ये पता करना हो कि जब इंडियन प्लेट सबडक्ट हुआ, अ, आप मान के चलिए 55 मिलियन टू 55 मिलियन, ये 59 to 55 मिलियन ईयर्स के आसपास कहा जाता है कि इनका सबडक्शन हुआ, स्टार्ट हुआ। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, और प्रेजेंट डे जो हमारा ग्लेशियर रिसेशन होता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होते हैं, या एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हो रहे हैं जिनसे बहुत कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स जनरेट होते हैं, वो हो रहे हैं। तो ये सारे जब हम टॉपिक देखते हैं, अगर हम खाली हिमालय की बात करें तो आप देखेंगे कितने कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हाँ, हमारा इंडिया का योगदान है इसमें, बिल्कुल बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे 45 रिसर्च डोमेन्स है, पब्लिकेशंस है, जिनमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा कंट्रीब्यूट करता है। तो क्या है प्रिंसिपल, क्या है क्वालिटी रिसर्च का? हमारा जो भी काम है, जिस भी क्षेत्र में हम काम करते हैं, हमारा सबसे पहला जो होता है वो होता है कि जब हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हैं तो हम उसका डेटा जो होता है वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो वो जो डेटा रिकॉर्ड होता है, उसके एनालिसिस होते हैं, ये इतना थॉरोली हमें करना चाहिए कि कहीं पर भी हमें ये अपने अंदर भी नहीं रहना चाहिए कि मैंने कहीं पर छोटा सा भी गलती किया है। क्योंकि अगर दूसरा कोई इंसान वही रिसर्च करना चाहता है, जिसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं, तो वो रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स हो और उसके थ्रू उसको वही रिजल्ट्स मिले जो हमें चाहिए होते हैं।
अब कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम आज उठा लीजिए, जैसे आज के संदर्भ में हम कहें कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ये सबको पता है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन सबको सब सबसे ज्यादा है हमारी पूरी कंट्री में। एंड आई थिंक हमारा जो दिल्ली है अभी, ये दुनिया में नंबर 1 पर रैंक कर रहा है जहां पर एयर पोल्यूशन का ज्यादा प्रॉब्लम है। तो एयर पोल्यूशन में क्या क्या आता है? PM2.5 आता है, PM10.5 आता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी रेंज होती है। उनका कंसंट्रेशन हम देखते हैं एयर में कितना है। तो ये कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो वैलिड, वो कैलिब्रेटेड होने चाहिए। और उस डेटा को वैलिडेट करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2-4 जगह इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए। और फिर देखना चाहिए कि हमारा जो डेटा आ रहा है वो रिलायबल है कि नहीं। अब जब हमारे पास डेटा आ गया, उस डेटा का क्या करें हम उस डेटा को खुद यूज करते हैं, रिसर्च पेपर्स बनाते हैं, PhD थीसिस लिखते हैं। लेकिन उस डेटा को हमें शेयर भी करना होता है कि और लोगों का हो सकता है दूसरा कंसेप्ट हो, वो हमारा डेटा यूज करके उस कंसेप्ट को और ज्यादा डेवलप कर सकें। अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, हम उसको प्रमोट करें। ठीक है। अगर ऐसे हम डॉट डेटा रिपोर्ट करते हैं, ऐसे हम डेटा जनरेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट बनता है रिसर्चर्स पर कि नहीं, ये जो बात कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं। ठीक है। तो फाउंडेशन हमारी क्या होती है क्वालिटी रिसर्च की? पहला जो मैंने कहा कि फैसिनेशन होना चाहिए अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अरे ये कैसे हुआ। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आपको दे दूं, मेरे ध्यान में आ रहा है। 2006 के आसपास एल्गोर एक साइंटिस्ट था, उसने क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा कंपेन किया। उसने देखा कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उससे आगे क्या क्या हो सकता है। उसने ये कंसेप्ट डेवलप किया। मुझे लगता है उस टाइम हमारा हिमालयन कॉन्टेक्स्ट में इतना ज्यादा ये नहीं हो रहा था। तो उस टाइम उसने ये देखा कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और फ्यूचर 2-3 डिकेड में कितना हमारे पास इसका प्रभाव पड़ेगा, हमारी कम्युनिटी पर, हमारी सोसाइटी पर, ड्रिंकिंग वाटर पर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। क्योंकि जब हम देखते हैं जो भी कंपोनेंट हमारा होता है अर्थ का, उसका आपस में एक फीडबैक होता है, जिसको हम पॉजिटिव फीडबैक भी कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें देख के आपने जो इंटरेस्ट डेवलप किया है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को टेक अप करने में, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आपको अपने रिसर्च के साथ एकदम, अरे ये मैं करना चाहता हूँ, बहुत प्यार से मुझे ये करना है। उसके बाद अगर आप कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम उठाते हैं, ये कभी नहीं हो सकता है कि आप 100% उसको कंप्लीट कर सके। तो वहां अनसर्टेनिटी होती है कि ये हो भी सकता है या इसमें एरर है। तो उन पर हमें बहुत ही अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। और अगर हमें अनसर्टेनिटी लगती है तो हमें इवेलुएट करना चाहिए अपने डेटा को फिर से, कि क्या ये डेटा की अनसर्टेनिटी है या मेरा कहीं पर गलत हुआ था। और उसके बाद जब हमारे पास ये सब कुछ आता है, तो जो हम मेथोडोलॉजी दुनिया के सामने शेयर करते हैं, हमें उसमें एक कॉन्फिडेंस होता है। और जब हमें खुद एक कॉन्फिडेंस होता है, उससे क्या होता है, हम जो भी अपना रिसर्च का आउटपुट देते हैं सोसाइटी को, उस पर सोसाइटी का भी भरोसा बहुत अच्छी तरह रह जाता है। अब हम जब बात करते हैं रिसर्च की, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो क्यों जरूरी है? मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है किसी एक रिसर्च प्रॉब्लम को समझने के लिए हम अलग अलग डिसिप्लिन्स का, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, किसी लेक का इकोसिस्टम समझने के लिए हम उसकी जियोलॉजी भी करना चाहिए, हमें उसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी करना चाहिए, हमें वाटर का हाइड्रोकेमिस्ट्री करना चाहिए, आइसोटोपिक कंपोजिशन क्या है, इसमें जो एलिमेंटल कंसंट्रेशंस वो क्या है। तो ये कहलाता है कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच उसको लगाते हैं, जिससे हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच होता है, जिसमें हम हर किसी फैक्टर का, चाहे वो केमिकल हो, जियोलॉजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, उन सारे को कंसिडर करते हैं। और फिर देखते हैं इसमें सोशल इकोनॉमिक डायमेंशंस क्या है। अगर आप किसी पॉन्ड को ले लें, हम देखते हैं उस पॉन्ड का हेल्थ क्या है। हेल्थ मतलब है कि वो जो पॉन्ड है या लेक है, उसमें वाटर क्वालिटी क्या है, उसमें जो एक्वाटिक लाइफ है वो कैसी है। तो जब हम ये सारी चीजें समझते हैं कि उसमें पोल्यूशन लेवल क्या है,
उससे हमें एक डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी होती है। अगर उसमें पोल्यूशन है तो हम उस उन पोल्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई करें, फिर ये आइडेंटिफाई करें वो आ कहाँ से रहे हैं, ताकि हम रेमेडिएशंस मिटिगेशन मेजर्स बता सकें। बायासेस, बायास हमें खत्म करना चाहिए चीजों का। और अगर हम खत्म नहीं कर सकते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि इस चीज में हमें ये लगता है, और वो हमें हमेशा डॉक्यूमेंट करना चाहिए। अगर मैं सिंपल एग्जांपल आपको दे दूं, कोई भी मशीन हम यूज करते हैं, हमें यह है कि ये तो मशीन से जनरेटेड डेटा है, इसमें गलती होने की कम चांसेस है। लेकिन उसमें बायसेस आ सकते हैं। जब हम सैंपल प्रेपरेशन करते हैं, वहां पर हमारा थोड़ा सा क्या कहते हैं हम, कंटेमिनेशन हो सकता है। जब मशीन में हम सैंपल डालते हैं, जब वो रीडिंग देता है, मशीन का इंटरनल एरर कितना है किसी भी एलिमेंट को या किसी भी कंपाउंड को, किसी भी मिनरल को आइडेंटिफाई करने में, वो हमें लिखना चाहिए। ये सारी चीजें जब हम लिखते हैं तो वो जो एरर बार आता है किसी भी रीडिंग के साथ, वो हम डॉक्यूमेंट करते हैं। और अल्टीमेटली हमारा गोल होता है कि जो हम रिसर्च करते हैं ये हमारी सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है, और सोसाइटी इसको किस पर्सपेक्टिव में लेती है, उनका परसेप्शन क्या है हमारी चीज को लेके। तो हमें स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए अपने रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करने में, और उनको ये बताने में कि हमारे रिजल्ट से आपको क्या फायदा मिलेगा। अब कोई भी जब हम रिसर्च करते हैं, हमारे पास डेटा आ गया, डेटा के साथ क्या हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं कि ये हाइपोथेसिस है हमारी, हमने डेटा जनरेट किया। अब हमें क्या करना है कि उसमें स्टैटिस्टिकल अप्रोच लगाने हैं। बहुत सारे डेटा को जनरेट करके एक फाइनल रिजल्ट पर आने के लिए या एक फाइनल कंक्लूजन पर आने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। उसमें स्पेशल कोरिलेशन होता है, टाइम सीरीज एनालिसिस होते हैं। जैसे अगर हम जियोलॉजी के एस्पेक्ट में बात करें, हमने पिछले 10,000 साल का मल्टी प्रॉक्सी डेटा जनरेट कर लिया, हमारे पास 10 डेटा सेट आ गए। अब वो 10 डेटा सेट एक पर्टिकुलर टाइम सीरीज में, यानी कि 10,000 15,000 साल में, अगर हम उसका जोनेशन करना चाहते हैं, यूजुअली जब हम जोनेशन है कि ये टाइम पीरियड, आप मान लीजिए क्लाइमेट के बारे में बात करें, ये वार्म था, ये कोल्ड था, ये ड्राई था। अगर हम विजुअल इंटरप्रिटेशन पर करते हैं तो उसमें बायास होता है कि हमने आंखों देखा ये किया। अगर वहीं पर आप कोई सॉफ्टवेयर लगाते हैं, स्टैटिस्टिकल अप्रोच लगाते हैं, जैसे कॉनिस क्लस्टरिंग एनालिसिस होता है, तो वो स्टैटिस्टिकल बेसिस पर जो हमारे नंबर्स जनरेटेड होते हैं मशीन के द्वारा, उस पर वो अलग अलग जोन्स बनाता है और उसको मॉडल करता है। तो हमें अपने रिसर्च में जितने भी मॉडर्न अप्रोचेस हैं, जिनमें बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल होते हैं, वो यूज करने चाहिए। यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ जहां से मैंने स्टार्ट किया था कि अल गोर ने 2006 में कहा था कि दुनिया के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और एक टाइम ऐसे आएगा जहां या तो बहुत ज्यादा फ्लडिंग होगी अगर ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट किए, या जिन एरियाज में ग्लेशियर्स बहुत छोटे छोटे हैं वहां ग्लेशियर अगर पिघल गए तो उन एरियाज में वाटर की स्कैर्सिटी होगी। लेकिन उसने एक चीज नहीं बताई थी कि ग्लेशियर के साथ साथ उनके प्रोग्लेशियर लेक्स होते हैं। जो ग्लेशियर मेल्ट वाटर होता है वो आगे ग्लेशियर के जमा हो जाता है। अब हमने हिमालय में क्या देखा कि 2000 से 2020-23 के आसपास जब हम देखते हैं कि ग्लेशियर लेक्स जो है वो कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि उनमें एक फिनोमिनल चेंज हो रहा है। तो ये एक कंसेप्ट था हमारा कि हम देखें कि ग्लेशियर लेक्स कैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन ग्लेशियर लेक्स के साथ साथ और एक क्या हमें चीज पता चली, कि अगर ये ग्लेशियर लेक फटते हैं, जिनको हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, उनसे कितनी तबाही हो सकती है। तो ये एक फैसिनेटिंग पॉइंट था, अरे ये तो बहुत ही खतरनाक चीजें हैं, हम इनको कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें पता चला कि पहले तो हमें ये ग्लेशियर लेक्स जो है इनका पता होना चाहिए, इनमें पानी कितना है। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्लेशियर लेक्स है, जिन जो इनका डैमिंग मटेरियल है जिसको हम मोरेन कहते हैं, वो कितना स्ट्रांग है। उसके बाद हमें ये पता चला कि हमें ये भी जानना है कि ये जो पानी अब इस डैम के पीछे है, उसका कितना प्रेशर बनना चाहिए कि ये ग्लेशियर लेक फट सकती है। क्या ग्लेशियर में जो पानी है उसके अलावा भी कोई चीज हो सकती है। फिर हमें पता चला कि जो ग्लेशियर का स्नाउट होता है उसमें आगे बहुत बड़े बड़े स्लैब आइस के टूट जाते हैं, और वो ग्लेशियर में जब गिरता है वो एक जनरेट करता है वेव।
उस वेव के कारण भी मोरेन फट सकता है। तो ये होता है कि एक छोटी सी फैसिनेशन आपकी इतने ज्यादा एवेन्यूज ओपन कर देती है। तो अगर आपको एक सिंपल सी चीज को समझने के लिए देखना चाहते हैं, आपको मल्टी डिसिप्लिनरी भी बनना पड़ता है और आपको एक होलिस्टिक अप्रोच भी लेना पड़ता है। अब जब हम ग्लेशियर लेक्स की ही बात करते हैं, एक जियोलॉजिस्ट जाता है, वो मोरेन बताता है कैसा है। एक ग्लेशियोलॉजिस्ट जाता है, वो कहता है किस रेट से ग्लेशियर पिघल रहा है। एक जियोफिजिसिस्ट जाता है, वो कहता है कि ये मोरेन के अंदर क्या आइस है या नहीं है। एक जियो टेक्निकल वाला जाता है, वो कहता है इस मोरेन की स्ट्रेंथ कितनी है। एक हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियर आता है, वो मॉडल करता है कि अगर ये ग्लेशियर लेक फटी तो ये नीचे कितने एरिया को डिस्टर्ब कर सकती है। एक सोशल साइंटिस्ट आता है, वो कैलकुलेट करता है कि अगर ये ग्लेशियर लेक फटी, नीचे कितना एग्रीकल्चर लैंड जाएगा, कितने लोग इसमें हार्म हो सकते हैं, जो रिस्क पोटेंशियल हम कहते हैं। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना बहुत ही जरूरी होता है एक सिंपल से प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के। जब फील्ड की बात आती है किसी भी, चाहे वो क्वालिटेटिव डेटा हो, क्वांटिटेटिव डेटा हो, सोशल डेटा हो, फील्ड डेटा कलेक्शन सबसे बहुत ही जरूरी चीज होती है। फील्ड डेटा में हम क्या करते हैं, जैसे जियोलॉजिस्ट जाता है वो रॉक टाइप देखता है, फॉल्ट देखता है। ग्राउंड वाटर वाला जाता है, वो मॉनिटर करता है कि स्प्रिंग से वाटर आ रहा है, ग्लेशियल मेल्ट आता है, उस वाटर की क्वालिटी क्या है। जब बायोडाइवर्सिटी वाले जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट करते हैं कि कितना फौना है, फ्लोरा है। तो जो वो डेटा है वो क्रिटिकली हमें, एक तो वो डेटा रिकॉर्ड करना होता है, उसमें डेट एंड टाइम देना होता है। उस डेटा का हमारा जो फील्ड रिकॉर्ड होता है वो स्ट्रेंथन होता है जब हमारे पास उसके फोटोग्राफ्स होते हैं, उसके वीडियोस होते हैं। ठीक है। आजकल की डेट में किसी भी जगह जाने से पहले आप अपना देख सकते हैं कि हमारा जो फील्ड प्लान है उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आपके पास रिमोट सेंसिंग डेटा है, पहले ही आप प्लान कर सकते हैं आप कहाँ पर कितना टाइम लगा सकते हैं। आपके पास यूवी ड्रोन्स है कि आप पूरा वो छोटा सा एरिया जो आपकी नज़र में हो उसको आप मैप कर सके। आपके पास जीपीएस कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि हमने यहाँ से सैंपल लिया है, उसका जीपीएस लोकेशन आपने डाल दिया। जब दूसरा बंदा कोई उसको फिर से रिविजिट करना चाहता है, वो आपका जीपीएस लोकेशन ले लेता है, उसी जगह पहुंचता है और उसे वही चीज मिलती है जो आपने डॉक्यूमेंट की है। तो जैसे ये फोटोग्राफ्स आपको दिख रहे होंगे अलग अलग टेरेन्स के हैं। जब हम किसी लेक का सेडिमेंट्री कोर लेते हैं, ये फर्स्ट फोटोग्राफ है। हम लेक के अंदर अपना रिग ले जाते हैं और वहां पर हम कोर लेते हैं। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये एक लिथोलॉजिकल सेक्शन है जहाँ से हम केमिस्ट्री और ओएसएल डेटिंग के लिए कि ये कब बना था, इसका केमिस्ट्री क्या है, ये किस कारण से बना था, उसका करते हैं। ये एक अल्पाइन मीडो है जहाँ पर हम फिर से एक सेडिमेंट कोर ले रहे हैं मैनुअल मेथड से। यहाँ पर हम मैनुअल मेथड इसलिए लगाते हैं कि हम कोई मशीनरी हिमालयन ग्लेशिएटेड टेरेन में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ना तो रोड होती है और ना ही हमारे पास इतना कोई फंडिंग होता है कि हम हेलीकॉप्टर से वहां पर मशीनरी पहुंचाए। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे, ये जब हम फील्ड का सैंपलिंग करते हैं, वो किस तरह से हमारा सैंपल सबसे फाइन क्वालिटी विदाउट कंटेमिनेशन आए और अच्छा डेटा आए, वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक हमने डिस्कवर किया था लद्दाख में, एक रेड लेक है। अब ये रेड लेक रेड क्यों है, ये अपने आप में एक सवाल है। इस रेड लेक के अंदर किस टाइप का फ्लोरा है, किस टाइप का फौना है, उनका हम डीएनए एनालिसिस करना चाहते थे। तो हमने पूरा पीपी सूट पहन के इतना कोशिश किया है कि कोई भी कंटेमिनेशन सैंपल में नहीं आए। जैसे यहाँ पर हम लिडार मैपिंग कर रहे हैं, ये एक ग्लेशियर लेक है, उसका आउटलेट चैनल है। तो लिडार मैपिंग से हमें एग्जैक्टली पता चलता है आउटलेट कितना बड़ा है। जब हम उसको फिर पास्ट जो बेस मैप्स होते हैं उनके साथ उनको कंपेयर करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो ये आउटलेट है क्या ये बड़ा है या गठा है। और ऐसे टेरेन में जाने के लिए ये मैंने एक फोटोग्राफ लगाई है दिखाने के लिए कि नदियां भी क्रॉस करनी पड़ती है आपके फील्ड एरिया में पहुंचने के लिए। तो कोई भी ये नहीं कह सकता या किसी भी टेरेन में कि फील्ड करना आसान होता है। मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ पर फील्ड करना आसान नहीं होता है, लेकिन जब आप फील्ड पहुंचते हैं आपको इतनी कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो सैंपल कलेक्शन है अच्छा हो, जितना कि आपको खुद भरोसा हो कि जो मैं कर रहा हूँ इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं है, इसमें कोई डेटा बायस नहीं है।
अब जब हम फील्ड से सैंपल लाते हैं फिर हम लैब में आते हैं। लैब में भी हमें बहुत जरूरत होती है ध्यान रखने की कि जो हमारे सैंपल नंबर्स हैं वो मिक्स ना हो। जो हमने सैंपल लाए हैं जब हम उनका एनालिसिस करते हैं, उनका सैंपल प्रेपरेशन करते हैं, उसमें कंटेमिनेशन ना हो। यहाँ पर मैंने एक फोटोग्राफ लगाई है जो TLOSL डेटिंग लेबोरेटरी की है, जिसको हम ल्यूमिनेसेंस डेटिंग कहते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा रेड लाइट एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि जो TLOSL डेटिंग होती है वो डिपेंड करती है आपका कि अगर लास्ट सन एक्सपोजर मिला हो सैंपल का, वो उसने सैंपल को ब्लीच कर दिया और उसके बाद जब उसके ऊपर फिर से सेडिमेंट बैठता है तो उसमें एक सिग्नल डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर उस सेडिमेंट को आपने लाते वक्त या लैब के अंदर एक फ्लैश भी दिया, जैसे फोटोग्राफ फ्लैश होता है, तो उसका पूरा सिग्नल खत्म हो जाता है। तो इतना हमें अपने सैंपल को हैंडल करने में मेटिकुलस होना पड़ता है कि ना तो हम कंटेमिनेशन न करें, ना कोई उसमें हमें ऐसी कोई चीज करनी चाहिए जिससे हमारे सैंपल की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाए। और इसके लिए हमारे पास जितने भी लिटरेचर होता है कि कैसे हमारे लैब प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए, वो सारा रिटन होता है और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फॉलो नहीं करते तो हमारे पास ये हमेशा दिमाग में रहता है, यार मैंने कहीं गलती तो नहीं की थी। जैसे अगर हम बात करें किसी भी सेडिमेंट की, जब हम सेडिमेंट लाते हैं एनालिसिस के लिए तो हमारे पास एक बल्क सेडिमेंट होता है। मान लीजिए 100 ग्राम 200 ग्राम सैंपल आपने लाया। जब हम उस सैंपल का केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो हमेशा आपने पढ़ा होगा कि हमें सेडिमेंट के सैंपल से जब कोई रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना होता है, हम उसकी क्वार्टरिंग और कोनिंग करते हैं। उसका मतलब क्या होता है, हम उसको बनाते हैं, 4 हिस्सों में तब्दील करते हैं, फिर 4 में करते हैं। तो हमें ये एंश्योर करना होता है कि हमने उस सेडिमेंट को प्रॉपरली मिक्स किया है, कि जो हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल उसमें से फिर उठाते हैं, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री करते हैं या और कोई एनालिसिस करते हैं हमें बहुत थोड़ा सा सैंपल चाहिए होता है। तो क्वार्टरिंग कोनिंग का यही मतलब होता है कि हमारा पूरा सैंपल मिक्स हुआ, होमोजेनाइज हुआ, जो हमने उसमें से थोड़ा सा पोर्शन उठाया है वो रिप्रेजेंटेटिव हो पूरा सैंपल का। ऐसे कि नहीं कि हमने सैंपल लाया है, जिस पैकेट में हो वो हमने एक चम्मच कहीं से उठा लिया। ये सारी प्रैक्टिसेस हमें अवॉइड करनी चाहिए। उसी तरह से जब हम पानी का सैंपल लाते हैं तो पानी भी वेल मिक्स्ड होना चाहिए बिफोर वी एनालाइज इट इन एनी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। उसके बाद आता है जब हमने सैंपल लाया, सैंपल को प्रोसेस किया, उसको एनालाइज किया, वहां से हमारे पास डेटा आ गया। तो डेटा के साथ क्या क्या करना चाहिए, पहले तो फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो डेटा हमें खुद यूज करना है। तो हमारे जो क्षमता होती है उसको इंटरप्रेट करने की, हम उस हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं। हम रिसर्च पेपर बनाते हैं, हम अपनी थीसिस बनाते हैं और उसको हम पब्लिश करते हैं। लेकिन जो ये डेटा है, इस डेटा से और कुछ भी निकल सकता है। जैसे अगर मैं कोई सैंपल उठा लूं हिमालय से किसी भी ग्लेशियर के आइस का, मुझे देखना है उसमें इसमें कितना हमारे पास आ, कोई भी पोल्यूटेंट है। मान लीजिए हम उसमें चेक कर रहे हैं कि एरोसोल कंसंट्रेशन क्या है, तो मैंने उसका एरोसोल कंसंट्रेशन निकाल लिया। उसी के साथ साथ मैंने देखा कि ये जो एरोसोल कंसंट्रेशन है ये एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। अब जब मैंने ये डेटा पब्लिश कर लिया, अगर मैंने ये जो डेटा जनरेट किया किसी रिपोजिटरी में डाल दिया, कल को कोई मॉडलर उसी डेटा को उठा सकता है और वो ये कर सकता है कि उस डेटा को अपने मॉडल में फीड करके फ्यूचर के जो सिमुलेशंस होते हैं, जिनको मॉडल सिमुलेशंस हम कहते हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है, कैसे ये बढ़ सकता है, घट सकता है, ग्लेशियर आइस पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो उस चीज के लिए भी यूज कर सकता है। ये हो गई एक चीज की। दूसरा भी हमारे डेटा से अलग इंटरप्रिटेशन निकल सकता है या अलग चीज के लिए यूज सकता है। दूसरा होता है, अगर वही ग्लेशियर पर दूसरा कोई आदमी जाता है, वो वहां से सैंपल उठाता है, क्या उसको वही डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या उसमें चेंजेस है, अगर चेंजेस है क्या वो चेंजेस से हमें ये पता चलता है कि वो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, घट रही है, या अगर वो एग्जैक्टली वही सैंपल उठाता है जहां से हमने उठाया है, उसका डेटा बिल्कुल वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए डेटा रिपोजिटरीज में अपना डेटा जमा करना आज की डेट में मैं मानता हूं बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। अब जब बात आती है, हम कोई भी जब काम करते हैं तो हमारा एक वही मकसद होता है कि हम अपनी सोसाइटी के ग्रोथ का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का
और उनके पार्टिसिपेशन का ख्याल रखें। तो इसलिए जरूरी होता है आप जहां भी काम करते हैं वहां के लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, आप उनसे पूछें, उनके इंटरव्यूज भी ले लें, उनका क्या परसेप्शन है आपको, आपकी रिसर्च को लेके। तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो हम काम कर रहे हैं क्या लोकल जो लोग हैं उसको समझ पाते हैं, वो बेनिफिट उठा सकते हैं इसका, या ऐसा तो नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उनके किसी कंटेक्स का ही नहीं है। तो पार्टिसिपेटरी रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, जिनके पास ये रिसर्च पहुंचना चाहिए, जिनका बेनिफिट होना चाहिए, उनके साथ हमें अच्छा टाइम बिताना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, और ये भी पूछना चाहिए उनके प्रॉब्लम्स क्या है। आज नहीं तो कल हम ये भी, नया कोई स्टूडेंट आता है या हमारे दिमाग में नया कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आता है, उसमें उसका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। ऐसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, जब हम हिमालय में जाते हैं या किसी फार फ्लंग एरिया में जाते हैं इंडिया के, हमारे पास जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस होते हैं जहां पर हमारा प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर का डेटा रिकॉर्ड होता है, वो बहुत कम है या ना के बराबर है। हायर हिमालयाज में हमारे पास 3,000 के ऊपर कोई भी मेट्रोलॉजिकल स्टेशन नहीं है। तो हम कहाँ पर रिलाई करते हैं, वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ के टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन रेजिम को समझने के लिए हम रिलाई करते हैं वहाँ के लोगों पर, क्योंकि वहाँ तो वो 30-40 साल से रहते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि पिछले 30-40-50 साल में क्या आपने कोई चेंज देखा यहाँ के वेदर पैटर्न में। जो पहले बरसात होती थी अभी भी वैसे होती है, गर्मियां वैसी ही होती है, बर्फ का क्या है। तो उससे हमें ये भी एक मिलता है कि परसेप्शन क्या है, क्लाइमेट चेंज का परसेप्शन क्या है। और लोगों के जो नोट्स होते हैं उससे हमें पता चलता है क्या अब उनको लगता है गर्मियां बढ़ी हैं, कम हुई है। तो जहां पर हमारे पास साइंटिफिक डेटा नहीं होता है वहां पर हम क्वालिटेटिव डेटा से भी अपने इन्फ्लुएंसेस निकाल सकते हैं। अब अगर हम हिमालय की बात करते हैं, जहाँ जो मेरी कर्म भूमि है, जहां पर मैं काम करता हूँ, तो हिमालय में पिछले 1 से 2 दशक में हमने देखा है कि जितने भी नेचुरल हजार्ड्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अब नेचुरल हजार्ड्स बढ़ने का एकमात्र हम कारण कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? हमारे ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं। जब ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि स्नोफॉल कम हो रहा है। जब हम इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं वहाँ की सोसाइटी पर क्या है, कोई एरियाज जैसे ईस्टर्न हिमालय है, सेंट्रल हिमालय है, वहाँ बाढ़ आ रही है, ज्यादा लोग मर रहे हैं। अगर हम वेस्टर्न हिमालय में जाते हैं, वहाँ जो ग्लेशियल और स्नो फेड मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स निकलते थे जिनसे लोगों को, गाँव को पानी मिलता था, वो सूख रही हैं, वहां पर पानी नहीं है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि एक कंसेप्ट डेवलप हुआ था लद्दाख में पिछले 10-15 साल पहले, जो सोनम वांगचुक जी ने स्टार्ट किया था। आइस स्तूपास वो बनाते हैं विंटर में, और वो क्या होता है जब उनका मेल्टिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, जो अर्ली स्प्रिंग होता है, जब वहां पर दान लगाते हैं, वो जो आइस स्तूपास होते हैं उनसे मेल्ट वाटर निकलता है, उनकी खेती में भी वो काम आता है, और उनके डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी होता है। लेकिन जब हम इधर आते हैं अपने उत्तराखंड की तरह या सिक्किम की तरफ जाते हैं, जहां पर आईएसएम का डोमिनेशन है, हम देखते हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर मुझे इसके लिए थोड़ा कोई एग्जाम्पल देना हो, हम देख सकते हैं 2000 ग्लेशियर लेक एक था वो भी फटा था। तो जितना भी केदारनाथ का उसमें त्रासदी हुआ था उसके लिए लोग क्लाइमेट चेंज को जिम्मेवार ठहराते हैं। उसके बाद हमने देखा कि चमोली का हुआ, जहां पर एक ग्लेशियर एक रॉक मास के साथ फट गया। उसने तपोवन का, ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये तपोवन का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम है, उसने पूरा ही डैम बहा दिया। इसमें भी हमारे पास आंकड़े ये कहते हैं कि 200-250 लोग मरे थे। 2023 में सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ, वहां पर हमारे पास हजारों लोग मरे। जब हम रिसेंटली देखते हैं, इस साल भी हमारा दराली में एक इवेंट हुआ जिसमें ग्लेशिएटेड टेरेन से बहुत सारा डेबरी आया और एक गांव को पूरा ही उसने दफन कर दिया। वहां भी एस्टिमेट किया जाता है 100-150 लोग अभी भी उस मलबे के नीचे दबे हैं। तो ये ग्रैंड चैलेंजेस है हम
लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो। अब जब हम ये सारी चीजें कह रहे हैं, यहां पर हमने एक एग्जांपल दिया है, एक ग्लेशियर लेक है नीचे। ये 2014 में ग्लेशियर था। 2014 में ग्लेशियर लेक बनना स्टार्ट हुआ, और आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में ही ये लेक कितनी बड़ी हुई। अब जब हमने इसका अध्ययन किया, हमने इसके लिए क्या यूज किया? पहली चीज, हमने रिमोट सेंसिंग यूज की, कि हम देखें इसका जो एक्सपेंशन है वो किस तरह से बढ़ रहा है। अब हमने रिमोट सेंसिंग क्यों यूज किया? रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छा टूल है। आप रिमोट सेंसिंग से कहीं का भी किसी भी टाइम फ्रेम का 1980 से जैसे हमारे पास बहुत अच्छा डेटा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं। जब हम हिमालय की बात कर रहे हैं ऐसे टेरेन में, और हर किसी टेरेन में पहुंचना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अगर हम गिनती पर जाए, हमारे हिमालय में 10,000 ग्लेशियर है। तो 10,000 ग्लेशियर को विजिट करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है रिसर्चर्स के लिए। तो हम उसके लिए रिमोट सेंसिंग का डेटा यूज करते हैं, और देखते हैं किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, और फिर उस क्षेत्र को हम टारगेट करते हैं। जहां पर पहले हम इनिशियली यूज करते हैं रिमोट सेंसिंग, जीआईएस टूल्स यूज करते हैं। उसके बाद हम वहां पर फील्ड विजिट करते हैं। उसके बाद जो मैंने कहा कि फिर ग्लेशियर लेक कैसे बढ़ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वो चीजें कर सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, और उसके बाद जो हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, इन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि आज की डेट में गूगल अर्थ इंजन है, गूगल अर्थ इंजन बहुत अच्छा एक टूल है जिसको आप अपनी पीएचडी में यूज कर सकते हैं। तो एआई का अच्छा खासा इम्प्लीकेशन है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में। अब पीएचडी स्टूडेंट्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक, कोई भी पीएचडी स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैंने कहा, आपने जो रिसर्च करनी है वो आपको पहले सोचना है कि क्या ये जो मैं रिसर्च प्रॉब्लम कर रहा हूं, इसका मेरे दिमाग के अंदर एक क्लियर कंसेप्ट है कि मैं क्यों करना चाहता हूं। उसके बाद, क्या ये रिसर्च प्रॉब्लम सोशली इंपॉर्टेंट है कि नहीं। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि जो लिटरेचर ऑलरेडी अवेलेबल है, क्या ये उस लिटरेचर में जो गैप्स हैं उनको एड्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो ऑलरेडी काम हो चुका है, मैं उस काम को आगे बढ़ा रहे हूँ या नहीं बढ़ा रहे हूँ, या कोई नई ही फील्ड आपने चूज करी हो, वो भी मायने रखता है। उसके बाद, स्केलेबल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। क्या ये पीछे से भी, जैसे हम कहते हैं प्रेजेंट इज द की टू पास्ट, लेकिन हम ये भी मानते हैं पास्ट इज ए विंडो थ्रू विच यू कैन पीक इनटू द फ्यूचर। पुराने जमाने में जो चीजें हुई है, अभी भी हो रहे हैं और फ्यूचर में भी हो सकते हैं। क्या ऐसे इवेंट्स को आप पकड़ रहे हैं? स्पेस एंड टाइम का मतलब है, टाइम होता है क्रोनोलॉजिकली हम पीछे से आगे सोच सकते हैं, स्पेस होता है कि इनका जियोग्राफिक एक्सटेंट है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स है या क्या, रीजनल प्रॉब्लम्स है क्या। और सबसे बड़ा ध्यान जो रखना होता है, क्या जो आपने क्लियर अपने ऑब्जेक्टिव्स किए हैं अपने काम के, वो पीएचडी ड्यूरेशन में आप खत्म कर। अब जब हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन की, एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर का काम ही होता है कि वो अपने डेटा का खुद जिम्मेदार होता है। आपको फील्ड जाना है तो आपको फील्ड की प्लानिंग करनी है। आप फील्ड की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? कि आपने उठाया है, मुझे ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव इस फील्ड में क्लियर क्लियर करना है, उसके लिए मुझे कितने दिन लगेंगे। ये पहले से प्लान होना चाहिए आपका। आपने इस रिसर्च फील्ड वर्क के दौरान क्या चीज को कंसंट्रेट करना है, वो ऑलरेडी प्लान होना चाहिए। और जो भी आप काम करते हैं रिसर्च फील्ड वर्क के दौरान, आपको ये जरूरी है, निश्चिंत करना है कि आप एक एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन करें। उसके बाद आती है, जब आपने सक्सेसफुल फील्ड वर्क कर लिया, उसके बाद आपका है कि आप लैब में क्या करते हैं। लैब में हमने सैंपल, मैंने कहा कि आपको ध्यान रखना है कि आपका कहीं कंटेमिनेशन तो नहीं हो रहा है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेटेड है कि नहीं है।
कैलिब्रेशन क्या मतलब होता है कि आपके पास स्टैंडर्ड होते हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, आप जब उसको मशीन में रन करते हैं उस वैल्यू के साथ जो आपने वैल्यू जनरेट की है वो आ रही है कि नहीं आ रही। सैंपल क्वालिटी हमें ज्यादा प्रेफर करना चाहिए क्वांटिटी के ऊपर। इसके ऊपर मुझे अपने गुरुजी का एक एग्जाम्पल याद आता है। उन्होंने 1990 के आसपास कश्मीर में एक फील्ड की थी जिसमें उन्होंने 1,000 के आसपास सैंपल उठाए। 2 साल उनको लगे वो सैंपल प्रोसेस करने में। जब डेटा आया तो उनका एक अच्छा खासा पेपर आया, शायद क्वार्टनरी जियो जर्नल ऑफ क्वार्टनरी साइंस में आया। उनका कहना है कि हमारे बाद वहां एक अंग्रेज आया। वो अंग्रेज पहले से ही डिसाइड करके आया था मुझे सैंपलिंग कहाँ करनी है। उस अंग्रेज ने खाली 40 सैंपल उठाए और उन्होंने जब उनका एनालिसिस किया उन्होंने उसी सेक्शन पर खाली 40 सैंपल में साइंस में पेपर लिख लिया। तो ये प्रूव करता है कि क्वालिटी कितना मैटर करती है क्वांटिटी के ऊपर। हम हजारों सैंपल ला सकते हैं, क्लियर कंसेप्ट नहीं होगा तो हम ज्यादा कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते। हम 50 सैंपल उठा के कंसेप्ट क्लियर है, डेटा अच्छा आ रहा है, हम उससे बहुत अच्छा डेटा निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो हमारे अंदर ये एक इनहेरेंट होना चाहिए कि मुझे कितना सैंपल उठाना है और मुझे उस सैंपल से करना क्या है। ठीक है। तो हमेशा क्वांटिटी प्रेफर करनी चाहिए क्वालिटी, क्वालिटी प्रेफर करनी चाहिए क्वांटिटी के ऊपर। ये नहीं कि हमने हजारों सैंपल लाए फिर हमें पता ही नहीं, डेटा ही डेटा है, उसको कैसे हमें इन्फर करना है, उससे रिजल्ट्स क्या निकलेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपको हमेशा सोचना चाहिए। और आजकल की डेट में अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे किसी भी लैब में, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास इतना सैंपल लोड होता है कि आपको ज्यादा सैंपल करने को नहीं मिलता है। तो हमेशा प्लान करना चाहिए कि मुझे कितने सैंपल चाहिए। उसके बाद आता है आपने सैंपल लाए, आपने रिजल्ट जनरेट किए, अब आपको पब्लिश करना है। विदाउट पब्लिशिंग योर डेटा, अनलेस एंड अनटिल इट इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये भी देखेंगे कि हमारे पास जब हम थीसिस लिखते हैं, कितने लोग किसी और इंसान की थीसिस पढ़ते हैं? मुझे लगता है 1%, 2% मैक्सिमम। अब वो भी है कि कुछ पब्लिश थीसिस होती है, हमारे यहाँ तो ये कल्चर है कि हमारी थीसिस अनपब्लिश होती है, लाइब्रेरी में जमा होती है बस। तो हमारा सबसे पहला एम होना चाहिए कि मैंने फील्ड करी, मैंने डेटा जनरेट किया, मुझे अच्छा रिसर्च पेपर लिखना है। अब अच्छा रिसर्च पेपर के लिए क्या क्या चाहिए? आपने सैंपल अच्छे कलेक्ट किए, आपने उसमें जो भी लिमिटेशन है वो लिखे, आपका इंटरप्रिटेशन जो होना चाहिए वो ऑनेस्ट होना चाहिए। जो आपका डेटा कह रहा है उसको अंडरस्टैंड करना है और उसी पर आपके इन्फ्लुएंसेस होने चाहिए। और जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं और किसी भी जर्नल में सबमिट करते हैं तो वहां से रिव्यूअर्स कमेंट्स आते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, वो बड़े नाराज हो जाते हैं, अरे ये रिव्यूअर ने कैसे लिख दिया, ये अरे ये क्यों लिखा। रिव्यूअर जो जेन्युइन रिव्यूअर होता है उसका हमेशा एक एम होता है कि आप जो रिसर्च पेपर लिख रहे हैं जो कल पब्लिक डोमेन में आएगा वो उसको इम्प्रूव कर पाए। अगर उसको लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो आपको ऐसे कमेंट्स देगा जिससे आपका रिसर्च पेपर, जब आप सबमिट करते हैं कोई भी रिसर्च पेपर और उसके बाद जब आपका रिसर्च पेपर थ्रू रिव्यू प्रोसेस जाता है, अब उनको अगल बगल रखिएगा, जब आपका पेपर आएगा फिर दोनों को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एक जेन्युइन रिव्यूअर आपका जो पेपर होता है वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सारे कमेंट्स लिखता है, उसमें नाराज होने का कुछ नहीं होता है। और हमेशा हम कहते हैं ना कि सीढ़ी का पहला पायदान ही डिसाइड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर, ऑलवेज एम फॉर ए गुड पेपर। गुड पेपर का ये मतलब नहीं होता है कि आपने बहुत बड़े जर्नल में छापा। गुड पेपर का ये मतलब होता है कि आगे जो लोग होते हैं उसको एक बेंचमार्क समझते हैं, भले ही वो छोटा पेपर हो, भले ही जैसे आप सीवी रमन रमन इफेक्ट जो था, एक पन्ने का पेपर था, लेकिन आज तक उसके इम्प्लीकेशंस, आज तक उनको जाना जाता है। तो एम फॉर योर आइडेंटिटी कि मेरा ये रिसर्च पेपर आ रहा है, लोग पहचानने चाहिए मुझे इससे, ना कि ये कि किसी बड़े जर्नल में छपा। आजकल तो और एक ट्रेंड निकला है,
जिसमें हम इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं कि हर कोई रिसर्च जर्नल आपसे पैसे मांगता है पब्लिश करने के लिए। तो उसमें ऐसे भी कुछ जर्नल हैं जो खाली पैसे के पीछे होते हैं, वो रिसर्च के पीछे नहीं होते। भले ही वो 10% हो, तो उस ट्रैप में भी नहीं फंसना है कि पैसे दे के हमने पब्लिश करवाया है। बहुत अच्छे जर्नल्स हैं जो पेड जर्नल्स हैं, लेकिन अच्छे जर्नल्स हैं। कोशिश करना है कि हमें अच्छे जर्नल में छापना है जिसका रेपुटेशन हो, नाम हो। अब हमारे रिसर्च में कहाँ पर दिक्कतें आती है? अब मैं ये कहता हूं, जैसे हम कोई भी क्वार्टनरी क्लाइमेट या पैलियो क्लाइमेट की बात करते हैं, वीक हमारे पिटफॉल्स क्या होते हैं, वीक। अब हमने 2-4 मीटर का कहीं पर फ्लूवियल सेक्शन देखा, लेक्स्ट्रियन सेक्शन देखा, या कोस्टल एरिया में आप गए, तो आपने एक 2-3 मीटर का सेडिमेंट्री प्रोफाइल उठाया, आपने उसमें जियोकेमिकल एनालिसिस किया, बायोटिक प्रॉक्सीज किया। उसके बाद हमारा होता है कि क्रोनोलॉजी। अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट भी है और हमें ये पता नहीं है कि ये किस टाइम पीरियड पर वेरिएशन हुए, तो हमारा डेटा सेट किसी मतलब का नहीं। तो हमें एम करना चाहिए कि भले ही हम छोटा सेक्शन ले लें, लेकिन उसका जो एज कंट्रोल हो वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि किसी भी क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन को समझने के लिए कि ये किस टाइम पीरियड पर हुआ था, क्रोनोलॉजी बहुत जरूरत है। लेकिन हम मानते हैं इस चीज को कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है अभी कि हम हजारों सैंपल अपने देश में कर पाए जिससे हमारे बच्चों की, हमारे रिसर्चर्स की क्रोनोलॉजी स्ट्रांग हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप क्वालिटी पर ज्यादा भरोसा कीजिए, आप एक ही प्रोफाइल कीजिए, छोटा प्रोफाइल कीजिए, लेकिन वो डेटा ड्रिवन विद स्ट्रांग क्रोनोलॉजी होना चाहिए। फिर हम ये भी कहते हैं कि मल्टी प्रॉक्सी स्टडीज होने चाहिए। मल्टी प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज को समझने के मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम यूज करें। उससे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ही चीज में हम नहीं फंसते हैं कि हमारा एक डेटा सेट है, उसमें इनहेरेंट हमारे पास एरर्स होते हैं, उसमें जो इन्फ्रेंसेस होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो जब हमारा एक डेटा सेट दूसरे डेटा सेट को कंप्लीमेंट करता है, तो हमारे पास जो डेटा सेट आता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसका रिलायबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है। चेजिंग नॉवेल्टी विद रिगर, जितना भी आपका हो सके आप पढ़िए। मैं, मुझे पता है आजकल के बच्चों में, जैसे मैं अपने बच्चों को भी हमेशा ये बोलता हूं, अगर कुछ नहीं, आप एक पेपर लिखिए अपनी पीएचडी का जो होता है लिटरेचर रिव्यू, लेकिन वो रिसर्च पेपर की फॉर्म में आप लिखिए। आप पढ़िए रिसर्च पेपर्स को, देखिए उन्होंने क्या किया, और फिर आप ये देखिए कि अब इन्होंने तो ये सब कुछ कर लिया, उसमें रिसर्च गैप क्या है। वो रिसर्च गैप आपका टारगेट होना चाहिए। लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपका लिटरेचर रिव्यू नहीं होगा। आपने देखा होगा पीएचडी का सबसे पहला चैप्टर होता है लिटरेचर रिव्यू, लेकिन आजकल बच्चे पढ़ते नहीं, हमारे भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो मैं उनको फोर्स करता हूँ कि कल मैं ये रिसर्च पेपर आपसे पढ़वा के मैं आपसे पूछूंगा इसमें क्या है। तो आपको ये आदत खुद ही डालनी है कि नहीं, मुझे तो ये रिसर्च पेपर पढ़ना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि पिछले क्या किया था लोगों ने, आगे क्या करना चाहिए मुझे, कहाँ पर रिसर्च गैप है। और हमेशा हम एक चीज का ख्याल रखते हैं कि भले ही कितनी दिक्कतें आए, हमें उनको इग्नोर करना चाहिए। हम फील्ड जा रहे हैं, अरे गाड़ी नहीं थी मैं बस में गया, अरे मुझे वहां इतना पैदल चलना पड़ा, अरे हमारे पास वहां कोई आदमी नहीं था तो मैंने खुद ये किया। तो ये जो लिमिटेशंस होती है छोटी छोटी रिसर्च में, अरे आज गाइड के पास टाइम नहीं था, उसने कहा एक हफ्ते के बाद, इनको अगर अपने जहन पर आप डालेंगे तो आपको वो हैम्पर करेंगे, वो आपको ही परेशान करेंगे। आप इन चीजों को, इन लिमिटेशंस को, लिमिटेशंस है ये, आप इनको अपने ऊपर हावी मत होने दें। आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम पर ध्यान दे दें और आगे बढ़ते रहें। तो हम कहते हैं कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता है जब तक उस कंट्री का रिसर्च कल्चर डेवलप नहीं होता। तो रिसर्च को लर्न करना है, इसको कल्टीवेट करना है, और किसी भी रिसर्च का फाउंडेशन जो होता है वो पीएचडी होता है। और जो आपका जो पीएचडी है, ये आपके रिसर्च कल्चर को शेप करता है। ये एक इंस्टीट्यूट की डेवलपमेंट, उसके बाद उस सोसाइटी की डेवलपमेंट, उसके बाद उस कंट्री की डेवलपमेंट, उस रीजन की डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अपने अंदर जज्बा रखिए, इंटीग्रिटी रखिए, जिससे आप पहचान बना पाए। और रिसर्च ऐसी चीज है जो सोसाइटी को बहुत आगे पहुंचा सकती है। जैसे मैंने पहले ही कहा,
डेवलप्ड कंट्रीज में रिसर्च कल्चर, रिसर्च क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हमें उनके साथ compete करना है, उनके आगे जाना है, तो हमें अपना रिसर्च कल्चर, अपने रिसर्च प्रॉब्लम्स प्यार से करने पड़ेंगे, फैसिनेशन से करने पड़ेंगे, और तभी जाके हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा, सोसाइटी आगे बढ़ेगा। कोई भी क्वेश्चंस हो, किसी के भी क्वेश्चंस हो, तो आप पूछ सकते हैं। सर थैंक यू सो मच आपके लेक्चर के लिए। आई एम श्योर यस, स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा इसमें से सर एब्जॉर्ब किया होगा। और सर जैसे आपने बताया, हम ये सेशन एक 5-10 मिनट के लिए स्टूडेंट्स के लिए रख सकते हैं, जिनको कुछ डाउट्स हो या कुछ आपसे सर बिल्कुल सर। पूछना हो उसके लिए। जी सर। अगर किसी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट है या सर से कुछ पूछना चाहते हैं, तो दिस सेशन इज़ फ्री आपके लिए। ये डाउट सेशन है कि आपको सर से कुछ कंसल्ट करना है, तो उसके लिए आप अभी पूछ सकते हैं। और सर हम स्टूडेंट्स को आपका ईमेल आईडी भी शेयर करेंगे, तो जस्ट इन केस सम स्टूडेंट्स वांट्स टू हैव सम कम्युनिकेशन, तो सर वो भी आपसे सर फ्रीली कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एनी टाइम, एनी टाइम। जी जी सर। रखे ना, गई दे सको सर आई एम श्योर स्टूडेंट्स को सर काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि सर चैट बॉक्स में सब स्टूडेंट्स ने अपने रिव्यूज और मैसेजेस सर लिखे ही हैं। ओके, ओके। सर आई थिंक अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है, तो सर वी कैन कंक्लूड दिस सेशन विथ योर परमिशन सर। यस सर, बिल्कुल सर। डेफिनेटली सर। और सर ये जो लेक्चर है वो सर हम आप विथ योर परमिशन यूट्यूब पे भी सर, यू आर म्यूटेड। तो सर वो भी कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। जी जी सर। जी थैंक यू सो ओके मच सर, सर। ओके, ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। स्टूडेंट्स आप काइंडली वेट कीजिएगा। जो नेक्स्ट स्पीकर है वो थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, सो प्लीज डोंट लीव द मीटिंग। थैंक यू। इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस में। और मैं आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम रिसर्च तो करते हैं, लेकिन कितना टाइप की रिसर्च होती है वो हम आज जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को। क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम, आपका स्क्रीन विजिबल है मैम। यस मैम। थैंक यू। यस मैम। यस मैम। ओके, सो टुडे आज मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में बताना जा रही हूँ आप लोगों को। तो रिसर्च क्या होती है आप सबको पता है। रिसर्च री मीन्स कोई चीज बार बार करें, सर्च मीन्स किसी चीज को बार बार ढूंढना, लेकिन उसके पीछे उसका मोटिव हमें पता होना चाहिए। सिंपली अगर कहें, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डेटा को इवेलुएट करना, ये मेजर रिसर्च का वो होता है। सिस्टमैटिक अप्रोच, जिसमें कि जनरलाइजेशन की हमारी रिसर्च जो हमने किया है उसका मेजर आउटकम क्या है, मेजर कंक्लूजन क्या है। और फॉर्मुलेशन मींस कि उसका हमने शुरू से उसका क्या रिसर्च का पर्पस रहा है, क्या उसका प्रोसेस रहा है और क्या उसका आउटकम हुआ है। एक सिंपल एग्जाम्पल लूंगी, बिकॉज जैसे कि मैं डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी हूँ, तो मेरे बारे में भी आप लोगों को जानना थोड़ा सा चाहिए कि मैं पॉलन्स पे काम करती हूँ, पैलिनोलॉजी पे काम करती हूँ, पास्ट क्लाइमेटिक चेंज पे काम करती हूँ। अब पास्ट क्लाइमेट कैसे, यानी आज के क्लाइमेट नहीं, हजारों साल पुराने क्लाइमेट को कैसे रिसर्च करते हैं। हम सेडिमेंट्री सेक्शंस लाते हैं, उसमें पॉलन ग्रेन्स को रिसर्च करते हैं और उसके बाद हम क्लाइमेट मॉडल्स बनाते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल इसमें यह है कि जब रेनफॉल कम होती है तो क्रॉप यील्ड भी कम होती है। तो उसका फॉर्मुलेशन क्या हम करेंगे कि रिड्यूस रेनफॉल इट निगेटिवली अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो ओवरऑल इसका फॉर्मुलेशन ये बनता है। मोटे तौर पे अगर हम देखेंगे तो रिसर्च 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम कोई भी शुरुआत करते हैं किसी की रिसर्च पे, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी उसका क्या पर्पस है रिसर्च का। उसके बाद उसको पर्पस को पूरा करने के लिए हम कौन सी मेथोडोलॉजी या अप्रोच यूज कर रहे हैं, यानी कि प्रोसेस। और
उस पूरा प्रोसेस करने के बाद हमारा क्या रिजल्ट, क्या फाइंडिंग्स आई हैं, उसको हम आउटकम कहते हैं। यानी 3 चीजें आप याद रखिए, पर्पस, प्रोसेस, आउटकम। ये मैंने दिखाया है थोड़ा सा कि कैसे हम बाहर जाते हैं। ये एक रिवर, एक एरिया है, रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, और इसमें हमने कैसे देखिए सेक्शंस हम कैसे ले रहे हैं, और एक रिवर सेक्शन है, और उस रिवर सेक्शंस में फिर हम इन डिफरेंट, जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये सब पॉलन ग्रेन्स है। और पॉलन ग्रेन्स तो मुझे लगता नहीं आप लोग को बताने की जरूरत है, आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा। They are basically very minute, microscopic, fine powdery substances which are produced mainly flowers by mostly of seed plants. और ये जो pollen grains होते हैं, ये हम स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत अमाउंट में फ्लावर्स से जनरेट होता है, और ये मिट्टी में हजारों लाखों साल तक, करोड़ों साल तक ये उसमें संरक्षित रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो इनकी पॉलन वॉल होती है वो हार्ड कोट एक केमिकल इनर्ट सब्सटेंस स्पोरोपोलिन की बनी होती है, जो कि इनको संरक्षित रखते हैं मिट्टी में। और यही पॉलन ग्रेन्स हमें वेजिटेशन के बारे में, पास वेजिटेशन के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से वेजिटेशन इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ वेजिटेशन थ्रू पॉलन एंड स्पोर्स। और ये पॉलन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। जैसे घास का पॉलन है, घास, उसकी पॉलन मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, या सरसों है, या फिर आप मक्का ले लीजिए, या कोई भी है, उसकी डिफरेंट ट्रीज की डिफरेंट पॉलन मॉर्फोलॉजी होती है। कभी 2 प्लांट की एक जैसी पॉलन मॉर्फोलॉजी नहीं होती, और यही कारण है कि पॉलन इज द बेस्ट बायोटिक प्रॉक्सी विच वी यूज फॉर पास्ट क्लाइमेट, यानी कि पास्ट जलवायु परिवर्तन को देखने के लिए हम पॉलन ग्रेन्स का यूज करते हैं। ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि इसमें जो मैं आपको समझा रही हूँ, मैं ऐसे तो लेक्चर देती जाऊँ, लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे पिछली स्लाइड में हमने बात की पर्पस की, प्रोसेस और आउटकम की। पर्पस यहाँ क्या हो गया, टू अंडरस्टैंड द पास्ट वेजिटेशन एंड क्लाइमेटिक चेंजेस। प्रोसेस ये किसी भी रीजन का हो सकता है, ये कच्छ रीजन का हो सकता है, ये राजस्थान रीजन का, किसी लेक का हो सकता है, ये गंगा प्लेन का हो सकता है, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन का हो सकता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। टू अंडरस्टैंड पास्ट वेजिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अब इसमें प्रोसेस क्या हो गया, इसमें प्रोसेस हो गया पॉलन एनालिसिस। हम पॉलन एनालिसिस के जरिए पास्ट वेजिटेशन और पास्ट क्लाइमेटिक चेंज को देखेंगे। और आउटकम क्या होगा कि हमने पैलियो एनवायरनमेंट रिकंस्ट्रक्शन किया, क्लाइमेटिक ट्रेंड्स को जाना कि पास्ट में कैसे क्लाइमेट ट्रेंड्स थे, आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले। ये डिपेंड करेगा कि आपका पर्पस क्या है, कि आप आज से 1000 साल पुराना देखना चाह रहे हैं पास्ट वेजिटेशन कैसा था, कि आज से आप 10,000 साल पुराना देखना चाह रहे हैं। तो वो आपके पर्पस पे डिपेंड करेगा, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। तो इसमें फॉर्मुलेशन टर्न्स करता है एक आइडिया को वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर और स्टेटमेंट ऑफ प्लान में, कि कैसे आपने किया। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से डिफरेंट रिसर्च होता है। जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो कि फोकस करता है डिटेल कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन पे, वो ज्यादा फोकस करेगा सिर्फ डिस्क्रिप्शन में, कि आप गए फील्ड, आपने सेगमेंट लिया, आपको उसमें से पॉलन ग्रेन, पॉलन टेक्सा मिल रहा है, जैसे नीम का पेड़ है, या फिर आपको आम का पेड़ का मिल रहा है, या सरसों के पेड़ का, या घास के पॉलन मिल रहे हैं, तो आपने जस्ट उसको रिपोर्ट कर दिया कि हमें ये मिल रहा है। दैट इज नोन एज ए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कि आपने उसको डिस्क्रिप्ट किया। एनालिटिकल रिसर्च मीन्स कि आपने उसकी एनालिसिस की कि हमें कितने साल पे क्या मिल रहा है। साल मतलब कि हम उस सेडिमेंट कोर की डेटिंग भी कराते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में मौजूद है। तो किस तरीके से क्या एनालिसिस हो रही है, किस कब हमें, जैसे घास का पॉलन कब ज्यादा मिल रहा है, कब हमें बड़े पेड़ों के पॉलन ज्यादा मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मीन्स कि हम न्यू एरियाज, न्यू आइडियाज जिनको ज्यादा नहीं, जिन पे शोध हुआ है, तो हम उनको लेते हैं, कि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं कि उन पे ज्यादा शोध नहीं हुआ है, तो अब हम उस रिसर्च पे टारगेट करते हैं। तो दैट इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और प्रेडिक्टिव रिसर्च की हम अपनी एनालिसिस करके हम कैसे उस रिसर्च को यूज करते हैं टू फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स और आउटकम्स। नाउ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसा कि मैंने बताया कि ये फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस पे काम करता है।
जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। इसका प्राइमरी गोल ये होता है कि एक्यूरेट और डिटेल डिस्क्रिप्शन करना, यानी इसमें महत्वपूर्ण है आपका सर्वे करना कि अगर आप फील्ड एरिया पे या अर्थ साइंस पे या इन्वायरमेंट इश्यूज पे काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको रेकी किया, आपने आपने ऑब्जर्वेशंस किए, फील्ड ऑब्जर्वेशंस, और आपने जो चीज आप वहां से लाए, जो चीज आपको वहां से मिली, जैसे पॉलन ग्रेन्स आपने अगर एक्सट्रैक्ट किए लैब में, तो आपने एज इट इज डिस्क्रिप्ट कर दिया कि ये पॉलन ग्रेन्स हमें मिल रहे हैं। इस पे आपका ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल्स पे, क्योंकि आपने जो ऑब्जर्व किया उसको रिपोर्ट किया। और समराइज करने के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप स्टैटिस्टिकल टूल्स, जैसे आप एक्सेल शीट में भरेंगे डेटा कि आपको क्या क्या पॉलन ग्रेन्स है, तो आप फ्रीक्वेंसीज उसका एवरेज निकालेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड होगा। आप उसमें स्टैट्स और भी तरीके के कर सकते हैं जस्ट टू कंपेयर योर डेटा कि एक सैंपल से दूसरे सैंपल के बीच में जो पॉलन ग्रेन्स मिल रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है, कंपेयर करने के लिए। सो दीज ऑल कम्स अंडर द डिस्क्रिप्टिव, वेयर यू आर नॉट एनालाइजिंग योर pollen, your frequency of pollen, you are just descripting your research। तो ये चीज, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉलन असेंबलेज फ्रॉम लेट सेडिमेंट, तो ये एक तरीके की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। और भी तरह की, जैसे आप सोशल साइंस में देखेंगे तो आपको, जैसे कि अगर आपको कोविड के बाद आपने देखा होगा, आप किसी गांव में जाएं और आपको ये पता करना है कि कितने लोग कोविड से, एक्यूट कोविड जिनको हुआ है उनका क्या हाल है इस समय, आपको वो पता करना है, तो आप जाके घर घर जाके उनका नाम पूछेंगे और उनको उनको देखेंगे कि वो कहाँ पे उनका इलाज हुआ है, तो एज इट इज आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेल शीट पे भरते जाएंगे। तो वो दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये जैसे मैंने ये स्लाइड इसलिए रखी जस्ट टू शो यू कि कैसे पॉलन ग्रेन्स हमें मिलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। आप देखिए सबकी मॉर्फोलॉजी अलग है, कोई गोल है कोई लंबा है, सबकी अपर्चर्स अलग है, किसी में गोल गोल अपर्चर है, किसी में अपर्चर्स लंबे हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ आप जो डार्क ब्राउन देख रहे हैं वो फंगल स्पोर्स हैं, तो हमें फंगल स्पोर्स भी मिलते हैं, हमें कुछ फर्न्स भी मिलते हैं। तो फर्न्स आप देखिए वो ट्राइलीट और मोनोलीट होते हैं, कुछ हमें ऐसे भी पॉलन्स मिलते हैं जो बाहर से आते हैं, तो वो भी हैं। ये देखिए हमने ये दिखाने के लिए आपको सिर्फ रखा है कि कैसे हम इसका स्पेक्ट्रा बनाते हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम उसका कैलकुलेशन स्टैट्स का यूज करके और एक्सेल शीट पे हम डिस्क्रिप्ट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और जस्ट हम बताते हैं कि अगर हमें इस तरह के पॉलन मिल रहे हैं तो ये वार्म कंडीशंस होंगी, अगर हमें ग्रास ज्यादा मिल रहा है तो ड्राई कंडीशंस होंगी। तो दैट इज ए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब आते हैं एनालिटिकल रिसर्च पे। एनालिटिकल रिसर्च जो होती है मेनली फिनोमिना और विच इन्वॉल्व्स द सेकेंडरी डेटा। इसका मतलब कि हम उसमें एनालिसिस करते हैं कि हमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है जस्ट टू एनालाइज व्हाट दोस पॉलन स्पेक्ट्रा और व्हाट दोस थिंग्स आर गिविंग यू। या फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था, कोविड में आप गए, सबके एक गांव का आपने कवर किया और उसमें देखना चाहा जो जो क्रिटिकल एक्यूट कोविड पेशेंट्स थे उनका आपने नंबर लिया, और उसके बाद आपने उसको उस पे आप एनालाइज करना चाह रहे हैं कि कितने पेशेंट्स जो थे वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, या कितने जो है वो अभी भी उनके कुछ सिम्टम्स हैं। तो उसको आप इवेल्युएट करने के लिए, फिर जब इवेल्युएशन वाला काम हो जाता है जहाँ पे आपका ब्रेन ज्यादा चलता है, दैट इज द एनालिटिकल रिसर्च, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज समवेयर इट इज कंट्रोल्ड वेरिएबल्स विद इन यू। आपके ऊपर भी निर्भर करता है, बट आप भी वेरिएबल्स के संग छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। द डेटा शुड बी वेरी जेन्युइन। जब आप एनालिटिकल रिसर्च की बात करते हैं तो आप लोग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सभी हैं जो कि पीएचडी कर रहे हैं तो रिसर्च ही कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ये ध्यान देना पड़ेगा कि एनालिटिकल रिसर्च इज वेरी क्रिटिकल रिसर्च, जहाँ पे आपको अपने वेरिएबल्स के संग ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो आपको रिजल्ट मिल रहा है उसी के बेसिस पे जो आपको आपका एक आ रहा है आउटपुट, उसी के बेसिस पे आपको उसको करना है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि इसकी जो हमारा रिजल्ट होता है कि उसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ ज्यादा एग्जग्रेट हो जाता है, दैट इज ए वेरी रॉन्ग थिंग।
इन केस ऑफ रिसर्च। तो आपको इस बात से हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपका, जब आपने डिस्क्रिप्शन किया, अपना ऑब्जर्वेशंस किए, उसके बेसिस पे ही आपको एनालिसिस करनी है। अब उस एनालिसिस को करने के लिए आपको जितने और स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस यूज करने हैं आप वो यूज करिए, और भी चीजें और फैक्ट्स, फाइंडिंग्स, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कीजिए अपनी बात को प्रूफ करने के लिए या किसी इन्वायरमेंटल सिग्नेचर को बताने के लिए। सो दैट इज अप टू यू, बट आपका जो अवेलेबल डेटा होगा, जो आपने डिस्क्रिप्ट किया था, उसी के बेसिस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ प्रॉक्सी डेटा, जो भी हमें पॉलन डेटा मिला उसको हमने एक लेवल और जाके स्टैट्स लगा के क्लाइमेट चेंज को इंटरप्रेट करा। सो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द डेटा, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो है वो नेचर ऑफ डेटा के बेसिस पे हम उसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड मिक्स्ड मेथड्स। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि नॉन न्यूमेरिकल डेटा, जिसमें कि न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने कहीं पे गांव में जाके सिर्फ सर्वे किया कि क्या क्या कंडीशंस हैं पोस्ट कोविड सिचुएशंस में उन कोविड पेशेंट्स की। और जैसे कि फॉर एग्जांपल इथनोबोटॉनिकल स्टडीज, हमने मेडिसिनल प्लांट्स पे स्टडीज की और हमने गांव में, किसी गांव में जाके देखा कितने प्लांट्स जो है वो मेडिसिनल हैं और उनसे क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो दैट इज इंटरव्यू बेस्ड ऑल्सो, एंड दैट इज मोस्टली इन द एनवायरमेंटल रिसर्च और सोशल रिसर्च आप क्वालिटेटिव रिसर्च ही करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च मीन्स व्हेन द न्यूमेरिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दे आर इन्वॉल्व्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पॉलन को लिया, हमने उसको डिस्क्रिप्ट किया कि हमें क्या क्या टाइप के पॉलन मिल रहे हैं, उसके बाद हमने उसका क्वांटिफाई किया कि हम उसके बेस पे हम टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। यानी कि जो एक क्लाइमेट, पास्ट क्लाइमेट की बात करते हैं, उसको हम टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के टर्म्स में बता सके। दैट मीन्स द क्वांटिफिकेशन ऑफ माय पॉलन डेटा। मिक्स मेथड रिसर्च में जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा का यूज करते हैं। यानी फील्ड ऑब्जर्वेशन, सर्वे डेटा तो होता ही है, उसके अलावा जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल डेटा को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ कमिंग टू एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जैसा कि मैंने बताया था, इट इज इनिशिएटेड व्हेन अ टॉपिक हैज लिमिटेड और नो प्रायर स्टडीज। उस पर कोई ज्यादा काम नहीं हो चुका है, तब हम स्टडी करते हैं। उसका प्राइमरी गोल होता है कि हम डीप अंडरस्टैंडिंग और फैमिलियरिटी सब्जेक्ट से लाएं। जिस पे काम नहीं हुआ है हम उसको पूरा तरीके से पढ़ें। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कम है तो हम सब्जेक्ट के बारे में जानें, हम पर्पस के बारे में जानें कि हम क्या करना चाहते हैं, उस पर इतना कम काम क्यों हुआ है, व्हाट आर द चैलेंजेस जो हमको आगे फेस करने हैं और जिनके साथ हमको इस रिसर्च को आगे बढ़ाना है। और इसमें बेसिकली होता है कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकें। तो बेसिकली इस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमको ये भी इनकरेज करता है कि हम न्यू आइडियाज और अजम्पशंस पे भी बात कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का, जहाँ पे जो चीज हमने पढ़ पाए हैं ड्यू टू सम चैलेंजेस, उसको प्रीवियस वर्कर्स ने नहीं टेकअप किया है, हम उसको टेकअप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी आर्कियोलॉजिकल साइट में फर्स्ट पैलियोडाइटरी एविडेंस देना कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइक फॉर पॉलन ग्रेन्स या ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोबोटॉनिकल रिमेन्स पता लगाना कि पास्ट लोगों की क्या डाइटरी कंडीशंस होंगी, वो क्या खाते होंगे, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग्स बट फॉर द फौना ऑल्सो, कि एनिमल्स, उस समय एनिमल्स की क्या डाइट रही होगी जब क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही कोल्ड या ड्राई रहा होगा या एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं हुआ होगा, तो उन्होंने प्राइमरी क्रॉप्स को छोड़ के सेकेंडरी डाइटरी एलिमेंट्स को चुना होगा। तो उस तरह की चीजें भी हम पढ़ते हैं। Predictive research, this type of research, it focuses on identifying how often an event happens or exploring its relationship with other factors. जैसे कि प्रिडिक्टिव रिसर्च हम हमारे केस में देखें, हमने पास्ट वेजिटेशन और क्लाइमेटिक कंडीशंस को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, लेकिन हम उसके बेसिस पे
आगे का क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आगे जैसे कि आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, करंट वार्म पीरियड चल रहा है, लेकिन पास्ट के 1000 साल पहले भी वार्मिंग हुई थी बहुत ग्लोबल स्केल पे, जिसको हम कहते हैं मिडिवल वार्म पीरियड। और हम इस मिडिवल वार्म पीरियड को कंपेयर करते हैं करंट वार्म पीरियड से, कि क्या हमारा जो करंट वार्म पीरियड है वो मिडिवल वार्म पीरियड से वार्म है या उससे कम वार्म है। जब हम कंपेयर करते हैं फिर हम एक मॉडल बनाते हैं, और बेस्ड ऑन दैट मॉडल वी कैन इंटरप्रेट द फ्यूचर क्लाइमेटिक ट्रेंड, कि फ्यूचर क्लाइमेटिक ट्रेंड क्या हो सकता है, या पास्ट में जिस तरह से फ्लोरा और फौना ने क्लाइमेट को अडेप्ट किया, क्या हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम आज की क्लाइमेटिक चेंज अगर इसी तरह रहा तो हम फ्यूचर में उसको अडेप्ट कर पाए। तो दैट शोज कि आपने जो रिसर्च की पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस में, दैट हेल्प you to develop a climatic model which will be very helpful for the future climatic predictions. तो इसमें हम कॉमन स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें रिग्रेशन, लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशंस का भी यूज होता है। अब प्रोसेस, जैसे प्रोसेस के बारे में हमने आपको बीच में ही बताया था, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव, जिसमें हमने मोटे तौर पे आपको ये बताया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज को हम जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे डेटा को हम एक्सेल शीट में फीड कर रहे हैं, फिर हम परसेंटेजेस के बेसिस पे हम उसको लिख रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं, दैट ऑल कम्स अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च। बट जब हम मैट्रिक्स की बात करने लगते हैं, नंबर्स की बात करने लगते हैं, कि हम कितने लोगों का हमने देखा, अच्छा उनमें से कितने लोगों ने सरवाइव अच्छा किया, सर्वाइवल रेट कितना रहा, उनमें से कितने लोग थे जो उस समय एक्यूट थे जो आज नहीं है, उनको बीच में कुछ ऐसा बीमारी हो गई जो कि पोस्ट कोविड अफेक्ट हुआ। तो जब हम ये इन टर्म्स पे बात करने लगते हैं तो हम क्वांटिफाई करने लगते हैं अपना डेटा को। अगर मैं अपनी पर्सनल फील्ड की बात करें तो जैसे पॉलन हमने रिकॉर्ड किया, सेडिमेंट में इतना मिला, लेकिन वो पॉलन हमें जब हम क्वांटिफाई करेंगे पॉलन को तो हम डिफरेंट अप्रोचेस यूज करेंगे, ताकि हम टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के एक मैट्रिक्स को ले आए कि उस समय कितना टेम्परेचर रहा होगा, कितना प्रेसिपिटेशन रहा होगा आज से 1000 साल पहले या आज से 500 साल पहले, जिसने इफेक्ट किया होगा हमारे फ्लोरा और फौना को, बायोडाइवर्सिटी को। तो क्वालिटेटिव रिसर्च मैं बहुत कुछ आप लोग को बता ही चुकी हूँ, एक्सप्लोरिंग क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक रेदर देन न्यूमेरिकल डेटा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आजकल का जमाना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वांटिफाई करना चाहते हैं। क्वांटिफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी रिसर्च पेपर जब छपते हैं तो हर आदमी अच्छी रिसर्च पेपर SCI और हाई इम्पैक्ट फैक्टर में रिसर्च चाहता है। मैं भी चाहती हूँ, मैं तो आई एम ए साइंटिस्ट, देन ऑल्सो आई वांट कि बहुत हाई जर्नल में छपे। एंड आजकल हाई जर्नल्स दे नीड क्वांटिटेटिव डेटा, बट क्वांटिटेटिव डेटा से पहले आपका जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव डेटा, दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग। जब तक आपका क्वालिटेटिव डेटा स्ट्रेंथन नहीं होगा आप क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे अच्छे से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गंगा प्लेन पे रिसर्च कर रही हूँ, और मैंने सेडिमेंट्री सेक्शन लिया और मैंने पॉलन ग्रेन्स लिया, अगर मैंने उसको ठीक से नहीं काउंट किया, एक्सेल शीट पे ठीक से एंट्री नहीं की, फ्रीक्वेंसी नहीं ठीक से काउंट की, तो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांटिफिकेशन का जो बेस है वो आपका क्वालिटेटिव डेटा है। तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं सब लोग रिसर्च के, कि आपको फर्स्ट ईयर में ये ध्यान करना है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आप जो भी आपका पर्पस है उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपके माइंड में होना चाहिए, कि क्या उस रिसर्च फील्ड में क्या काम हो चुका है, क्या मैं कर सकती हूँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट आर द चैलेंजेस जिसको हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और पर्टिकुलरली जहाँ बिहेवियरल साइंस होती है या हम सोशल साइंस की बात करें, तो हमें डीपर रीजंस जानने की जरूरत पड़ती है, बिहाइंड पीपल्स एक्शन थ्रू रिच डिटेल्ड नैरेटिव्स। तो वहां पे तो आपको लोगों की ओपिनियन लेने की बहुत जरूरत पड़ती है सोशल साइंस में, बिकॉज देयर योर डेटा इज टोटली qualitative. You need to go and you need to have more and more data when you are picking up a particular social subject. The information collected is typically expressed through word,
इमेजेस, जो कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, एक होलिस्टिक, एक पूरा व्यू देगा उस सब्जेक्ट मैटर का. दैट्स व्हाई आई सेड दैट क्वालिटेटिव रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग फॉर ए क्वांटिफिकेशन. दिस इज अ कॉलम डायग्राम जो कि एक क्वालिटेटिव रिसर्च का नतीजा है. दीज आर, यू कैन सी दैट देयर इज द बी, और वो कैसे सक कर रही है. एंड these are the different pollen grains in SAM photos, colored SAM photos. You can see different morphology. किसी में spines है, कोई गोल है, किसी में गोल गोल अपर्चर है. ज्यादातर घास का जो पॉलन होता है उसमें अपर्चर सिर्फ आपको गोल दिखता है. ये आपको देखिए स्पाइन्स है, एस्टिरेसी फैमिली का ये पॉलन है. तो इसी के बेसिस पे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में मैंने बता ही दिया, जहाँ पे मेजर और आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज काउंट होने लगती हैं. बट ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज और जो मेजरेबल अमाउंट्स हैं, आप किस मेथड से क्वांटिफाई कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कि आपका मेथड क्या है, आपकी उस मेथड पे पकड़ होनी चाहिए कि जो भी आप मेथड कर रहे हैं आपने उस पे उसको रन करके देखा, उसको एक सैंपल डेटा पे रन किया कि क्या वो आपको सही सर्वे दे रहा है, और देन यू फर्दर क्वांटिफाई. जैसे फॉर एग्जांपल काउंटिंग पॉलन परसेंटेज एंड डाइवर्सिटी इंडेक्स. जैसे कि मेरी फील्ड में अगर हम बात करें तो ये एक कोएग्जिस्टेंस अप्रोच है, जिससे कि हम पॉलन ग्रेन्स के बेसिस पे मीन एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में निकालते हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं, जितने टाइप का हमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक आइलैंड है उसका लिया था कि हमें इतना 31 सैंपल में हमने 42 टेक्सा लिए, पॉलन टेक्सा. उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया सीसीए से, और फिर उसका हमने मीन एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन निकाला, जिसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे थे. जिसमें हमें पता चला कि मिडिवल वार्म पीरियड में, यानी आज से 1000 साल पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा हुआ था, जो कि आज तक उतना नहीं हुआ है. तो उससे, उस चीजों से हमें टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बारे में पता लगता है, और क्लाइमेटिक ट्रेंड्स को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और प्रेजेंट क्लाइमेटिक जो चेंजेस हैं उनको भी इंटरप्रेट कर सकते हैं. अब आउटकम, मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया था कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है. पर्पस के बारे में मैंने बताया कि कितने टाइप की रिसर्च होती है. प्रोसेस के बारे में आपको बताया, क्वांटिफिकेशन और क्वालिटेटिव डेटा के बारे में. नाउ कम्स द मेजर कंक्लूजन ऑफ दैट रिसर्च. जो आपने इतना रिसर्च किया उसका प्रैक्टिकल या अप्लाइड रिसर्च होता है, या एक फंडामेंटल रिसर्च होता है. अब हर आदमी बहुत अप्लाइड रिसर्च भी नहीं करता है. कुछ रिसर्च ऐसी होती है जिनका तुरंत एक अप्लाइड और प्रैक्टिकल रिसर्च होती है, जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है. लेकिन कुछ रिसर्च ऐसी भी होती है जो फंडामेंटल होती है, बेसिक रिसर्च होती है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द लॉन्ग टर्म. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल और फॉर द एप्लीकेशंस. तो उनका इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं होता है, बट अपनी तरफ दोनों ही रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेदर इट इज प्रैक्टिकल और वेदर इट इज फंडामेंटल रिसर्च. तो अप्लाइड रिसर्च जो है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में, ऑफन रिफर टू एज एक्शन रिसर्च, जिसमें आप ऐसी रिसर्च करते हैं जो आपको तुरंत एक एक्शन रिसर्च कहा जाता है. जैसे आपकी रिसर्च हुई और उधर जो है वो आप फायदा हुआ. जैसे फॉर एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ केमिकल साइंसेज, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, आपने कुछ ऐसी दवाई या कुछ ऐसा निजात किया, आप तुरंत वो मार्केट में आया, आपका पेटेंट हुआ और लोगों को तुरंत आराम हुआ. सो दैट इज ए अप्लाइड रिसर्च. Even in case of our study also, if you are interpreting something like climate change or something important discovery, then it will go to the IPCC. IPCC will consider that thing. If you are interpreting on the basis of matrix, or you are quantifying that data, then it can have a applied research or the action research. So its primary goal is to develop the solution for the urgent challenges for the community or the organization. So depending on the researchers involvement, scope और approach vary कर सकता है. जैसे for example, using paleoclimate data to infer, हम present day climate adaptation strategies को
देख सकते हैं कि पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस में जब ऐसा वार्मिंग और हाई प्रेसिपिटेशन हुआ तब कैसे बायोडाइवर्सिटी या कैसे फ्लोरा और फौना ने उसको कोप किया। तो उस कोपिंग को, उस रेजिलियंस को हम प्रेजेंट डे क्लाइमेट अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्यूचर क्लाइमेटिक प्रिडिक्शन और फ्यूचर क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी डील करने में इट कैन हेल्प यू। सो दैट विल come under applied research. Fundamental research means this type of research focuses on developing broad theories or general principles. It is primarily driven by curiosity and desire to expand knowledge. जो भी existing knowledge है हम उसको expand कर सकें, लेकिन without immediate effect. ऐसा नहीं है कि हम जो भी डेटा ले रहे हैं वो डायरेक्टली सोसाइटी में, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है साइंस टू फॉर सोसाइटी, बट इट इज नॉट every time it is not essential also, and it is not mandatory कि जो भी आप करें वो तुरंत सोसाइटी को, वो कहीं ना कहीं it will benefit society afterwards or in a long term, but your basic funda, your basic theme, it should be very clear to you. So it is primarily driven by curiosity without immediate objectives. हालांकि उसमें उनके डायरेक्ट प्रैक्टिकल यूजेस नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमेशा जो है वो रिसर्चर को एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेंटेन करना पड़ता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में। तो इसमें हम गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन, एनालाइज करते हैं, रिफाइन करते हैं थ्योरीज को, और अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्टडिंग हाउ मॉनसून वेरिएबिलिटी इज अफेक्टिंग द वेजिटेशन, कि जब प्रेसिपिटेशन ज्यादा था तो कैसा वेजिटेशन था, जब प्रेसिपिटेशन कम हुआ तब कैसा वेजिटेशन है। तो हमने इसको पढ़ा, हमने इसको डॉक्यूमेंट किया, बट इसका हो सकता है इसका तुरंत इसका प्रैक्टिकल यूज ना हो, बट लॉन्ग टर्म में व्हेन we'll learn about the different और high resolution में जब हम पढ़ेंगे कि कैसे मानसून वेरिएबिलिटी अफेक्ट करती है क्रॉप प्रोडक्टिविटी को या वेजिटेशन को, तब definitely we'll go in detail with the quantification, we'll develop the model, and then we'll compare it with the current climatic system, the current system of resilience, and then definitely the future climatic conditions, the prediction of the catastrophic events and all. So fundamental, basic or pure research, but in the long term it can be applied also. It can convert into an applied research also. कुछ और तरह की रिसर्च टाइप्स होती हैं, जैसे वन टाइम रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। वन टाइम मीन्स दैट यू आर गोइंग टू ए सर्टेन एरिया, यू आर सर्वेइंग इट, यू आर कमिंग बैक, आप उसको फीड किया डेटा को, आपने उसको एनालाइज किया, आपने एक रिजल्ट दिया। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज बेस्ड ऑन डिफरेंट, कि आप सीजन वाइज स्टडीज कर रहे हैं, जैसे आप विंटर में गए या आप मानसून के पहले गए, आपने फॉरेस्ट सर्वे किया, फिर आप मानसून के बाद गए। सिमिलरली इन केस ऑफ सोशल स्टडीज, सोशल साइंस ऑल्सो, कि आप किसी पर्टिकुलर सीजन में गए, आपने वहाँ के लोगों का एक रवैया देखा कि वहाँ के लोग किस तरीके से आपको फीडबैक दे रहे हैं, फिर आप कभी और गए तो आपने देखा कि कैसे लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ कोई भी सोशल इश्यूज को लेकर, या प्रेजेंट वहाँ की गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं उसको लेके अगर आप उनका फीडबैक जानना चाहते हैं, तो वो डिफरेंट ओपिनियंस बदलते हैं। तो उन ओपिनियंस को कैच करने के लिए आपको कई बार फील्ड सर्वे करना पड़ता है, आप एक बार में रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। तो दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। फील्ड लेबोरेटरी एंड सिमुलेशन रिसर्च। फील्ड मीन्स कि आप फील्ड गए, आपने देखा, then you come to the laboratory, like for example me, मैं गई field, I brought some sediment cores, some good sections, then lab में आए, pollen extract किया, निकाला कि क्या क्या मिल रहा है हमें, analyze किया उसको, and simulation research, फिर हमने एक control lab और simulated scenarios भी बनाते हैं, जिस केस में natural environment में study इतनी possible नहीं होती है, then in lab also we make a proxy or we make a replica of that natural environment to study it in detail. And coming to the clinical research, employing a case study framework which develops deeply understanding cause and effect relationship through detailed examination.
हिस्टोरिकल रिसर्च, जैसे जिस तरह की रिसर्च हम लोग करते हैं, पैलियो क्लाइमेट पे काम करते हैं, पास्ट वेजिटेशन को जानने की कोशिश करते हैं, सो दैट समटाइम दैट आल्सो कम्स अंडर हिस्टोरिकल रिसर्च, बिकॉज यू आप एनालाइज करना चाह रहे हैं पास्ट इवेंट को और डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उनसे इनसाइट्स को देख रहे हैं, प्रीवियस टाइम कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर हिस्टोरिकल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च जो कि फोकस होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, कि आपने जो चीज लिखी जा चुकी है, जो चीज करी जा चुकी है, उसको आप कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप अपना एक ऑब्जर्वेशन, एक अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो very important. That does not depend on direct observation or experimentation. Conceptual research is based on the theoretical framework, कि आप जो ऑलरेडी है लिटरेचर, उसके बेसिस पे आपने रिसर्च की. But the empirical research is different. Empirical research is only based on direct observation or experience, कि आपका अपना एक्सपीरियंस, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है. कभी कभी क्या होता है ना, जब आप पीएचडी के फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आप कंसेप्चुअल रिसर्च करते हो, बिकॉज योर सुपरवाइजर सेज कि जाके पढ़ो कि क्या हुआ है. देन आप थ्योरी पढ़ते हो, जितने भी ऑथर्स ने बुक्स लिखी हैं, रिसर्च पेपर्स किए, आप उसको पढ़ते हो, और पढ़ने के बाद आप एक अपना आइडिया और एक अपना एब्स्ट्रैक्ट बना के अपने सुपरवाइजर के पास ले जाते हो, तो दैट कम्स अंडर कंसेप्चुअल रिसर्च. वो भी एक प्रकार का रिसर्च है जो कि आपके सुपरवाइजर आपको मोटिवेट करते हैं कि आप पीएचडी के फर्स्ट सेकेंड ईयर में करो. एम्पेरिकल रिसर्च, जो कि फिर आप जब एक फ्रेमवर्क डेवलप करते हो, देन यू हैव आइडिया हाउ थिंग्स वर्क, कैसे काम करता है, देन आप अपना खुद का ऑब्जर्वेशन और खुद के एक्सपीरियंस से आप रिसर्च को करते हो. तो इस तरह की जो रिसर्च होती है वो एविडेंस बेस्ड होती है. जो आपको मिला आपने रिपोर्ट किया. जैसे मुझे जो मिला माइक्रोस्कोप के नीचे पोलन ग्रेन्स, उसको मैंने फीड किया एक्सेल शीट पे, उसको मैंने कैलकुलेशन किया, उसको टोटल काउंट निकाला और उसको किया, तो जो मिला दैट इज थिंग. बट कंसेप्चुअल रिसर्च मीन्स कि जो पहले जिसने रिपोर्ट किया कि ऐसा ऐसा मिला, तो हमने उसके बेसिस पे एक फ्रेमवर्क बनाया. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्चुअल एंड एम्पेरिकल रिसर्च. सो थैंक यू सो मच. मुझे लगता है कि इतना आप लोगों के लिए बहुत है आज के लिए, और आई विल इनकरेज यू ऑल कि आप उसको अच्छे से इसको पढ़िए, और अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो मुझे प्लीज बताइएगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी. थैंक यू. यस मैम, थैंक यू सो so मच much, फॉर ma'am. योर लेक्चर. हम जैसे आपने बताया ये सेशन थोड़े, अगर किसी को डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, उसके लिए मैम ओपन रखते हैं वो 5-10 जी. मिनट्स. मैम, प्रेडिक्टिव रिसर्च के बारे में एग्जांपल देके आप बता सकते हो थोड़ा? प्रेडिक्टिव रिसर्च के बारे में जैसे मैंने अपना एक एग्जांपल लिया कि मैंने फील्ड की आपको फोटोग्राफ्स दिखाई कि हम सेक्शंस लाए, हमने पॉलन ग्रेन्स को निकाला, हमने पढ़ा कि पास्ट में वेजिटेशन कैसी रही होगी. ठीक है, तो पास्ट में वेजिटेशन कैसी रही होगी, और वेजिटेशन के बेसिस पे हमने क्लाइमेट निकाला कि अगर प्रेसिपिटेशन अच्छा रहा होगा, रेनफॉल अच्छी रही होगी, तो वेजिटेशन भी डेंस फॉरेस्ट रहा होगा एक पर्टिकुलर जगह पे. तो अब हमने क्लाइमेट एक मॉडल बनाया कि अच्छा ये प्रेसिपिटेशन है, ये उसका वो है. तो इसी तरीके से हम प्रेजेंट ग्राउंड में भी, जैसे आजकल जो क्लाइमेटिक चेंजेस चल रहे हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल्स हो रही हैं कि कहीं पे एकदम से सीजन वाइज कहीं ज्यादा रेनफॉल हो जाती है 2-4 दिन में, और एकदम सूखा हो जाता है, और कभी कभी रेनफॉल होती ही नहीं है. तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन वी आर सफरिंग इन द गंगा प्लेन ऑल्सो, इवन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑल्सो, एंड इवन इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ कंट्री ऑल्सो. तो इस चीजों को कैसे हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर को जानने के लिए, फ्यूचर क्लाइमेट चेंज को जानने के लिए हमें मॉडर्न क्लाइमेट एज वेल एज पास्ट क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है. तो इसके लिए प्रिडिक्टिव रिसर्च इज दैट वॉट एवर वी आर डूइंग बेस्ड ऑन दैट रिसर्च, कैसे हम प्रिडिक्शन कर सके कि फ्यूचर में क्या और कैसे होगा. सो दैट इज ऑल अबाउट. Okay, so one more example अगर बात करिए यादव કે પ્રિડિક્ટિવ નો મતલબ એ વર્ડ જ એક જાતનો અનુમાન લગાડવું, मतलब કોઈ પણ વસ્તુનું अनुमान આપણે लगाना. जी अनुमान जी લગાવવું. जी. માની લ્યો કે આપણી પાસે એક બીજો એક એક્ઝામ્પલ આપું, મેં આઈ વિલ સ્પીક ઇન ગુજરાતી ટુ હેલ્પ ધેમ. કે ઓકે બીજો સર. એક એક્ઝામ્પલ આપીએ કે આપણે જ્યારે કચ્છની વાત કરીએ તો કચ્છની એક અર્થક્વેક સાયકલ હોય. मतलब અમે બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું કે માની લ્યો કે કચ્છની અંદર જે ભૂકંપ આવ્યા હતા એ 1819 માં આવ્યો હતો, પછી 56 માં આવેલો હતો, કે 71 માં આવેલો હતો,
2001 માં આવેલો હતો. તો એવું કહેવાય છે કે 30-40 વર્ષે કચ્છ એક મોટો અર્થક્વેક જોવે છે, બરાબર ને? તો એના ઉપરથી અર્થક્વેક સાયકલ બની અને એના ઉપરથી હવે આપણે અનુમાન લગાવીએ છીએ કે ભાઈ ભવિષ્યમાં આટલા વર્ષ પછી અર્થક્વેકનો જે રિકરન્સ ઇન્ટરવલ છે એ પ્રિડિક્ટ આ રીતે થઈ શકે છે. એવી રીતે વસ્તી ગણતરીના કોઈ આંકડા હોય કે ભાઈ આટલા વર્ષમાં આટલા ટકા વસ્તી ગણતરી વધી છે, એ પ્રમાણે મોંઘવારી વધવી કે પછી મતલબ કોઈ પણ વસ્તુની નીડ ઊભી થવી, તો ભવિષ્યમાં જો આટલી વસ્તી વધે અને આપણે કોઈ વસ્તુનું અનુમાન લગાડીએ, બરાબર ને, તો એ ટાઈપના જે રિસર્ચ કહેવાય એને પ્રિડિક્ટિવ રિસર્ચ કહી શકાય. जी बिल्कुल बिल्कुल, अनुमान एक लगाना. या ओके बीजा सर, कोई थैंक यू. और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप मैडम से. ओके सो मैडम आई डेफिनेटली मतलब हम लोग जब भी इनको सभी एक्सपर्ट का ईमेल आईडी देंगे, they may ask any questions if they have. Yes, definitely, definitely. So madam, with your kind permission, can we conclude the session? Yes, yes, you can continue. Thank you so much madam for the wonderful and very informative lecture. I hope the students have enjoyed because that is evident by their comments in the chat box. They are appreciating it and they are thankful to you ma'am. So again thank you ma'am. कोशिश किया कि उनको कम्युनिकेट हो पाए कि जो जिस क्लास के लिए वो बैठे हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च उनको थोड़ा दिमाग में आए और वो उसको पढ़ें, आगे जानने की कोशिश करें. और मैडम मैं भी आज रात को मैं जो साइंटिस्ट का ग्रुप है उसमें रिक्वेस्ट करूंगा, तो जो भी नोट्स और प्रेजेंटेशन है वो आप हमको शेयर कीजिए. विल डेफिनेटली फॉरवर्ड टू द स्टूडेंट्स. ठीक है. ओके. Okay, thank you so much ma'am and thank you all the students for your kind attention. Now you all can leave the meet and we are ending the session. कल सुबह हम लोग वापस 10:15 को मिलेंगे. थैंक यू. थैंक यू.